हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं पैसेज की प्रैक्टिस और ये है पैसेज नंबर 4। वैसे तो मतलब इसमें बुक में मेंशन है, तो इस वजह से पैसेज नंबर यहाँ पर 10 शो हो रहा है। तो पैसेज नंबर हम लोग 4 कर रहे हैं यहाँ पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी के लिए ये पैसेज की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले और भी वीडियोस डाले हैं, आप उनको जाके देखिए। अपनी पैसेज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए। आप अपनी ग्रामर तो मजबूत कर लेंगे, लेकिन क्या होता है ना, हमें रीडिंग की जो हैबिट है वो हमारे अंदर अभी आई नहीं है ना। रीडिंग की हैबिट हर एग्जामिनेशन आपसे चाहता है कि आपकी रीडिंग की हैबिट बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स काफ़ी मजबूत हो। उसके लिए पैसेज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसेज की प्रैक्टिस। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले मैं एक काम करवाता हूँ कि पहले आप इसको पढ़िए। मैं इसकी सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ। पहले आप इसको पढ़िए। ये स्लाइड नंबर 1 है आपकी, ये स्लाइड नंबर 2 आपकी, इसमें क्वेश्चंस हैं और ये तीसरा एक क्वेश्चन है। इसमें 3 ही क्वेश्चन है और छोटा सा पैसेज है, पर बहुत ही डीप मीनिंग और बहुत ही बेहतरीन बातों को बताकर जाएगा ये पैसेज। तो एक बार पढ़ के देखिए इसको, एक बार इसको रीड करके देखिए। चैनल को इसको पॉज कर लेना, वीडियो को इसको पॉज कर लेना और इसको भी पॉज कर लेना। पॉज करके इसको पढ़ के देखिए, लगाइए। अब मैं करवाता हूँ आपको ये पैसेज। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो अब मैं इसको लगाता हूँ इसको पैसेज को, कि कैसे करना है आपको। तो क्या क्या स्टेप्स हम इसमें लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आपको। बस आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसमें हेल्प मिल सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा था स्पेक्ट्रम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्पेक्ट्रम मतलब होता है फैलाव है ना। अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रभाव है या फैलाव है, इज लूमिंग लार्ज ऑन ऑलमोस्ट एवरी ग्रेजुएट विद जनरल पर्पस ऑफ डिग्री। भाई देखो क्या है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़े स्केल में फैला हुआ है। हर ग्रेजुएट जो है इससे परेशान है। ग्रेजुएट यानी जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई विद अ जनरल पर्पस डिग्री। भाई जो उनके पास डिग्री है वो जनरल पर्पस के लिए है ना, कि मतलब उनकी नीड के लिए, उनकी जॉब के लिए जो डिग्री है उसके साथ वो ग्रेजुएट हैं और वो भटक रहे हैं। वो लूमिंग मतलब होता है परेशान करना वाली परिस्थिति। This education has very little relevance to life, therefore the young generation is getting frustrated. Yes, ये जो एजुकेशन है ना, इसका जीवन में बहुत कम महत्व है ना, कि भाई इसका जीवन जो हमने शिक्षा हम हासिल कर रहे हैं, ये हमारी जो फिजिकल लाइफ है ना उसको कहीं से टच नहीं करता है एक्चुअली। वो मतलब देखा जाए तो उसका कहीं प्रभाव हमारे जीवन में दिखता नहीं है। तो इसी वजह से लिटिल रिलेवेंस है। तो यंग जनरेशन जो है वो फ्रस्ट्रेट होती जा रही, क्योंकि जो उसने पढ़ा है वो उसके काम नहीं आ रहा और नौकरी उसे मिल नहीं रही है। तो यंग जनरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, आक्रोशित हो रही है। इफ़ वी लुक डीपर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीज्म, द टेररिज्म, परहैप्स द अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंग पीपल इज वन ऑफ द चीफ रीज़न। देखो, अगर इस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा और गहराई से बढ़ा दिया जाए कि मतलब इंसान को अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, उसका वो फ्रस्ट्रेट हुआ, फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो उस टेररिज्म की तरफ भाग गया। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। हमारी कंट्रीज़ में तो कम होता है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा ज़्यादा होता है कि उन्हें टेररिज्म के माध्यम से उन्हें पैसा मिल जाता है, तो सोचते हैं कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम कुछ तो पैसा आएगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है। पीपल इज़ द वन हु चीफ रीज़न फॉर दिस मलेज। ये टेररिज्म को मलेज बोला गया है। टेररिज्म एक तरीके का मलेज है ना भाई, एक बहुत ही दुर्गति वाली चीज़ है, तो इसको मलेज बोला गया है, मलेज। तो इस मलेज में शामिल होने से पहले उनका जो कारण होता है, उसका कारण होता है अनएम्प्लॉयमेंट। उसका कारण क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है। द मोस्ट डेंजरस ट्रेंड्स ऑफ ग्रोइंग वायलेंस इन द ह्यूमन अर्थ। और इस मलेज के कारण जो इंसानी हृदय में क्या होता है, वायलेंस पैदा हो जाता है। वायलेंस पैदा हो जाता है, इंसानी हृदय में वायलेंस पैदा हो जाता है। द फर्स्ट टास्क ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी इज टू एंश्योर दैट द वायलेंस टू ईच अदर डज नॉट बिकम अ न्यू ह्यूमन कल्चर। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाती है या पढ़ाया जाता है, उसमें ये लोगों को ये सिखाना चाहिए कि वायलेंस इंसान के व्यवहार या इंसान के कल्चर का पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं? इट डज नॉट बिकम द न्यू ह्यूमन कल्चर। तो और वायलेंस जो है हमारी न्यू ह्यूमन कल्चर का से वायलेंस का हमारे न्यू ह्यूमन कल्चर से संबंध नहीं है, या फिर हमारे
न्यू ह्यूमन कल्चर में वायलेंस का कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही। नॉट बिकम द वायलेंस, कह रहा है ईच ऑफ डज नॉट बिकम द वायलेंस ऑफ ह्यूमन कल्चर, यानी ह्यूमन कल्चर में हमें वायलेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। द सोशलॉजिस्ट हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूट बाय एनालाइजिंग द थॉट प्रोसेस। सोशलॉजिस्ट यानी समाज के बारे में सोचने वाले, समाज की क्या विचारधारा चल रही है, कैसे समाज आगे बढ़ रहा है, तो उनको सोशलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने इस मामले में कंट्रीब्यूट किया और एनालाइज किया है एक थॉट प्रोसेस को ऑफ यंग पर्सन एंड इन्वॉल्विंग द रेमेडियल मेजर्स। तो उन्होंने कुछ जो समाज में जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या चली, तो यंग पर्सन को उन्होंने कुछ रेमेडियल मेजर्स दिए हैं, यानी कि कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे उनका तनाव कम होगा बेरोजगारी को लेकर। तो ऐसे उन्होंने कुछ सुझाव उन्होंने यहाँ पर दिया। अब सुझाव क्या दिए उसके बारे में नहीं बताया गया। और बेरोजगारी, भाई किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या तुम उससे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओगे? तो ऐसा तो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो भाई नीड होती है वो तो नीड होती है। तो इसी वजह से कहता हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स, भाई मेहनत करो दबा के, क्योंकि क्या है अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हें खा जाएगी अगर तुमने अपनी मेहनत को नहीं तुमने अगर इफेक्टिव किया, अगर तुमने बुक्स नहीं खाई तो ये ज़िंदगी तुम्हें खा जाएगी। सही बता रहा हूँ, बुक्स खाने मतलब बुक्स को पढ़ना अच्छी तरीके से। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ज़रूरी। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द यंग जनरेशन इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। क्यों फ्रस्ट्रेट हो रही है? देखो बहुत ही आसानी से आपको उसका जवाब मिल गया होगा, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। वो अनएम्प्लॉयड है, इसी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यंग जनरेशन को फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, या 32 या क्वेश्चन नंबर 2 कह लें आपके लिए। एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम ऑफ यंग जनरेशन लाइज विद। एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम ऑफ यंग जनरेशन, है ना। कहने का मतलब है कि हम जो यंग जनरेशन उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। भाई अगर आप अभी छोटे हो, अभी तो आप लगभग 20 साल की ही एज हुई होगी आपकी, तो अगर आपके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए तो यंग जनरेशन के बीच में क्या जाए प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, समझ रहे हो। तो ये कौन बताता है? ये सारी बातें किसने बताई? एनॉर्मस विथ ये बातें किसने यहाँ पर बताई? विद द सोशलॉजिस्ट। तो सोशलॉजिस्ट यानी समाज धारक या समाज को बारे में बताने वाले व्यक्ति ने ये बातें बताई। द एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम्स ऑफ यंग जनरेशन लाइज विद द सोशलॉजिस्ट। ठीक है, सोशलॉजिस्ट से ये समस्या है इनको, मतलब सोशलॉजिस्ट ने इस बात को यहाँ पर मेंशन किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ये मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम ऑफ यंग जनरेशन लाइज विद। ठीक है, तो जो यंग जनरेशन की जो समस्या है और एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी समस्याएं के बारे में बखान कौन करता है? लाइज विद मतलब है किसके द्वारा ये एक्सप्लेन की गई है या फिर इसको दिखाया गया है? तो ये सोशलॉजिस्ट लोगों के द्वारा यहाँ पर इस पैसेज में दिखाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए था, इंक्रीज ऑफ वायलेंस इन अवर सोसाइटी। इसका रीज़न क्या है भाई? इंक्रीज ऑफ वायलेंस, सोसाइटी में वायलेंस क्यों है? क्या सोसाइटी में रेवोल्यूशन चल रहा है? क्या कोई फ्रांसीसी क्रांति चल रही है? भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सिस्टम एजुकेशन, तो उसकी वजह से वायलेंस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सरपास के हम दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करना चाहते हैं या फिर हमारी ज़िंदगी ख़राब चल रही है तो इसकी वजह से वायलेंस हाँ में भी हो सकता है, बट लेकिन हमारी लाइफ फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ पर्पसेस, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं। आप अपनी स्टडी को बस बेहतर बना लीजिए, बहुत ज़्यादा बेटर बना लीजिए। दैट मीन्स आप जो है अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना लीजिए, तो आपकी जो भी कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो उसमें पैसेज की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से जो है अगर आप करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जाएगा और उसमें आप अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। लेकिन क्या है, रीडिंग को कंटिन्यू रखिए, इंग्लिश इतनी जल्दी कवर नहीं होती, इंग्लिश को अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखिए और पैसेज की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी, आपकी नॉलेज भी बेटर होगी। और तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैं अगली क्लास में मिलता हूँ और कुछ बढ़िया और टिप्स देके जाता हूँ। टिप तो खास यही है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर देखिए कि आंसर्स कैसे किस तरीके से पैसेज है, और कोशिश है तो अपनी वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिए। ये प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें होंगी।
बाकी आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।